हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बहुत चर्चित जो अभी मुद्दे हैं देश में, उसी के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और वो चर्चित मुद्दा है कि देश में जो अभी एनएसओ के द्वारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट जो प्रकाशित किया गया है, वो ग्रोथ रेट का निगेटिव होना, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस एक संस्था है जो कि मॉस्फी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि यह एक मंत्रालय है। मॉस्फी ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, उसी सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एनएसओ कार्य करता है, जिसकी कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां होती है, जैसे जीडीपी की गणना करना, जो कि हम पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, उसका मैं लिंक वीडियो का प्रोवाइड करा दूंगा। इन्फ्लेशन को काउंट करना, इन्फ्लेशन को मापना, वो भी एनएसओ का ही कार्य है। लेकिन जो पहले सीएसओ हम लोग पढ़ा करते थे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसको अब एनएसओ में परिवर्तित कर दिया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी जो हाल फिलहाल जो भारत का ग्रोथ रेट के संदर्भ में जो जारी डाटा आया है, जो आंकड़ा आया है, उसमें भारत का ग्रोथ रेट यानी कि भारत के ग्रोथ रेट अभी 2021 का जो फर्स्ट क्वार्टर का जो ग्रोथ रेट है वो 23.9% निगेटिव में दिखाया गया, यानी कि ये निगेटिव ग्रोथ रेट है, ये निगेटिव दिखाया गया है। इसी को लेकर के काफी अभी टीवी पे डिबेट बने हुए हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी के संबंध में हम लोग आज इसका जो कुछ मूलभूत इसमें जानकारियां है कि आखिर ये मेरा जो अभी निगेटिव ग्रोथ रेट होने का कारण क्या केवल कोरोना वायरस है, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस से पहले से ही देश का जो वित्तीय हालात, आर्थिक जो कंडीशंस हैं, वो पहले से ही प्रभावित हैं। इसी के संदर्भ में कुछ मूलभूत हम लोग बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे 2021 का जो ग्रोथ रेट के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि 2021 जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसको 4 हिस्सों में हम बांटेंगे, 4 हिस्सों में। जैसा कि फर्स्ट क्वार्टर का ये रिपोर्ट आया है, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। ये फर्स्ट क्वार्टर का ये रिपोर्ट है कि -23.9% ग्रोथ रेट है, यानी कि जो ये क्वार्टर का रिपोर्ट आया है, ये ग्रोथ रेट जो कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि इसके ठीक पहले 2019 और 20 की बात करेंगे, इसको फिर 4 क्वार्टर में बांटते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। तो जो फर्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ रेट था, यानी कि पिछले वर्ष जो भारत का ग्रोथ रेट जो था, यानी कि इस फर्स्ट क्वार्टर का 19-20 का जो ग्रोथ रेट था, ये 5.2% था। लेकिन सेम क्वार्टर में अभी भारत का ग्रोथ रेट कितना है, तो माइनस में चला गया है, माइनस में अभी ये चला गया है। इसीलिए काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये मेरा फर्स्ट क्वार्टर माइनस में चला गया है। जब हम पिछले कुछ बीत वर्ष की बात हम करें, पिछले कुछ बीत वर्षों की जब हम बात करते हैं, यानी कि अगर हम 12-13 से डाटा को लेकर के अगर आगे बढ़ते हैं इसका मूल्यांकन करने के लिए, तो कुछ हमको स्पष्ट फिगर यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो हम लोग अभी यहीं पे चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर हम पिछले 20 वर्ष कुछ हम देखें, तो 12-13 का ग्रोथ रेट 5.5 था, 13-14 का 6.4 था, 14-15 का 7.4 था और 15-16 का 8 पॉइंट था
और 16-17 की बात करें 8.3 था, और 17-18 का 7.1 भी कहीं देता है, 7 पॉइंट भी देता है, और 18-19 का 6.1 था, और 19-20 का 4.2 था, 19-20 का 4.2 था, और 20-21 का फर्स्ट क्वार्टर का अभी आया है कि निगेटिव ग्रोथ रेट है, निगेटिव ग्रोथ रेट है। तो यहां से आपको यूपीएससी में या बीपीएससी में आपसे ये जानकारी हासिल किया जा सकता है कि एनडीए गवर्नमेंट आने के उपरांत भारत का जो ग्रोथ रेट है क्रमबद्ध रूप से कम होती जा रही है। तो मानिए गवर्नमेंट जब आती है भारत में, तो यहाँ 7 से 14-15 में गवर्नमेंट आती है, तो 7.4% ग्रोथ रेट था, 8% था, 8.3% था। तो जो हमारा स्टेटमेंट अभी था कि एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद भारत का ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होती जा रही है, ये मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन जो कुछ बड़े स्तर पे कुछ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए, यानी कि मोदी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट आने के उपरांत जो बड़े स्तर पे जो कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए, जैसा कि एक सबसे बड़ा जो डिसीजंस लिया गया 8 नवंबर 2016 को कि भारत में विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसके उपरांत 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी अपनाया गया, उसके उपरांत अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी तथा नोटबंदी आने के बाद भारत का ग्रोथ रेट ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो उसको हम यहाँ पे इसको ये स्पष्ट क्लियर हो जा रहा है कि 16-17 में ग्रोथ रेट 8.3 था, लेकिन उसके उपरांत धीरे धीरे ग्रोथ रेट घटना शुरू हो गया। और अभी 20-21 की बात करें तो 20-21 का ग्रोथ रेट फर्स्ट क्वार्टर आया है, ये तो निगेटिव में चला गया है। लेकिन अगर हम 19-20 की जब हम बात करते हैं 19-20 का, तो मेरा फर्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ रेट 5.2 था, सेकेंड क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो 4.4 था, थर्ड क्वार्टर की बात करते हैं 4.1 था, और फोर्थ क्वार्टर की बात करते हैं 3.3 था। यानी कि ये चारों को जब हम जोड़ देते हैं तो ये मेरा 17 के आसपास आता है, 17, और 17 में जब हम 4 से भाग देते हैं तो 4.25, यानी कि भारत का ग्रोथ रेट कितना हो रहा है 4.25, जिसकी चर्चा हमने किया है। यानी कि 19-20 का ग्रोथ रेट कितना है 4.25। अब यहाँ पे हमारा जो मुद्दा है कि ये 19-20 का जो ग्रोथ रेट है, 19-20 का जो ग्रोथ रेट है और 20-21 का जो ग्रोथ रेट निगेटिव में आने के पीछे कोरोना वायरस को जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि इसकी जिम्मेवार कोरोना वायरस है। तो आप जब 20-21 के वित्तीय वर्ष की जब हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट जो मेरा क्वार्टर है वो मेरा निगेटिव है। तो मेरा जो फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई और जून, ये मेरा फर्स्ट क्वार्टर है। अप्रैल, मई और जून सरकार के द्वारा जो अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया जा रहा है कि कोरोना के वजह से भारत का ग्रोथ रेट निगेटिव जा रहा है, निगेटिव हुआ है। लेकिन अगर इसके हम पहले थोड़ा सा बात करें, यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर में 19-20 की बात करें तो फोर्थ क्वार्टर में यहाँ पे कौन सी मंथ आएगी, तो जनवरी, फरवरी और मार्च। इस समय तो भारत में कहीं भी कोरोना वायरस का प्रभाव नहीं था, फिर भी भारत का ग्रोथ रेट कितना है 3.3 था। तो ये सरकार के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है कि कोरोना की वजह से ही भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नकारात्मक हो गया है, ये सरकार के द्वारा सही वक्तव्य नहीं है। सरकार बचने के लिए अपना इस तरह से अपना बयान प्रस्तुत कर रही है कि कोरोना इसका प्रभाव है। कोरोना के पहले जब हम लोग देख रहे हैं, कोरोना के पहले तो मेरा इकोनॉमिक स्लो डाउन धीरे धीरे कम हो रहा है। ये अलग बात है कि कोरोना में जो यहाँ पूर्णतः लॉकडाउन किया गया जिसका प्रभाव यहाँ पे देखने को मिला। अब लॉकडाउन के संदर्भ में अगर बात करें तो सरकार बिना सोची समझी रणनीति के तहत लॉकडाउन का प्रयोग की, यानी कि सरकार को जो लॉकडाउन करना चाहिए था, यानी कि जो ये कोरोना वायरस है ये एक समूह में रहने से फैलता है, यानी कि छुआछूत से जो ये बीमारी होने वाली है, तो सरकार को लॉकडाउन करते समय
जो लेबर इंटेंसिव उद्योग थे उनको रोकना चाहिए था, लेकिन जो कैपिटल इंटेंसिव उद्योग थे, यहाँ जहां पे मशीन से ही उत्पादन कार्य किए जा रहे थे, उन क्षेत्रों को नहीं रोकना चाहिए था, नहीं काम बाधित करना चाहिए था। लेकिन सरकार बिना सोचे समझे पूरे देश को ही बंद कर दिया, जिसका नतीजा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ नकारात्मक चला गया। अब 1%, एक अर्थशास्त्री का मैं नाम लेना चाहूंगा, मैकेंजी एक अर्थशास्त्री हैं, उनका थ्योरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें उन्होंने चर्चा किया है कि अगर 1% अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट डाउन होती है, यानी कि 1% ग्रोथ रेट डाउन होता है, तो 3 करोड़ लोगों को प्रभाव पड़ता है, 3 करोड़ लोग को प्रभावित करता है। यानी कि आप अगर हम इकोनॉमिकल टर्म का प्रयोग करें तो 7.1% ग्रोथ रेट या 7% ग्रोथ रेट था, अगर वहां से 1% कम होता है तो यहाँ पे 3 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। फिर यहाँ से 2% हुआ है तो 6 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। और फिर यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या 20-21 का क्या रहेगा, अभी अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी 3 क्वार्टर बाकी है, अभी तो 3 मंथ का ही आया है, अप्रैल मई जून का आया है, अभी 9 महीने बाकी हैं। तो यहाँ पे क्या फिर प्रभाव पड़ेगा, अभी कहना ये असंभव है। लेकिन मैकेंजी के द्वारा कहा है कि 1% ग्रोथ रेट डाउन होने से 3 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं प्रत्यक्ष रूप से। सोचिए फिर क्या स्थिति होगी भारत में रोजगार और रोजगार के संदर्भ में। अभी कितना हम लोग बुरे दौर से गुजर रही है, भारत बुरे दौर से गुजर रही है। एक तो पहले से ही इकोनॉमिक स्लो डाउन था, उसके बाद कोरोना की वजह से जो डिसीजंस लिए गए, ये बिना सोचे समझे अचानक डिसीजन लिए गए, जिसका प्रभाव भी हम लोग को देखने को मिलेगा, जिससे समस्या क्या जन्म लेगी। आपको बेरोजगारी बड़े स्तर पे अभी देखने को मिल ही रहा है, सभी लोग घर में बैठे हुए हैं, दूसरी जब बेरोजगारी होगी तो करप्शन चरम सीमा पे चले जाएगी, जब करप्शन काफी बढ़ जाएगी, गरीबी होगी, और जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे वो सरकार की आस लगाकर बैठे रहेंगे, सरकार मुझे कुछ प्रोत्साहन देगी। अब सरकार के पास जब कोई काम धंधा नहीं होगा, यानी कि किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो सरकार के टैक्स कलेक्शन में कमी होगी। जब टैक्स कलेक्शन में कमी होगी और सरकार जो स्टिमुलस पैकेज दे रही है, सरकार जो फ्री में लोगों को कुछ मूलभूत जरूरतें पूरा कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार के एक्सपेंडिचर का हिस्सा बन रहा है, तो सरकार का एक्सपेंसेस बढ़ते जाएगा, सरकार का कलेक्शन कम हो रहा है। और उत्पादन जब नहीं होगा, डिमांड तो मेरा है, डिमांड बना हुआ है, लेकिन उत्पादन, मूलभूत डिमांड बना हुआ है, उत्पादन हो नहीं रही है, तो फिर हमारी निर्भरता किसी अन्य देशों के तरफ झुकना शुरू हो जाएगा, यानी कि दूसरे देश से हम वस्तु एवं सेवाएं मंगा करके अपने उपभोग को पूरा करेंगे। ये अलग बात है कि कोरोना वायरस से बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिससे डिमांड में कमी हो गई है। इसलिए अभी हम अन्य देशों से वस्तु एवं सेवाएं को मंगाने के लिए अभी हम उस योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिमांड का अभाव है, जिससे दूसरे देशों से वस्तु एवं सेवा नहीं मंगा रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार पूरे इकोनॉमी के दृष्टि से अगर देखें तो फंसते जा रही है। इसके बाद हम उत्पादन के क्षेत्रों की बात करते हैं कि जैसा हम अगर इकोनॉमी की बात करें, यानी कि जीडीपी की बात करें, तो जीडीपी के 3 क्षेत्रक होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, इसका लिंक मैं डाल दूंगा इसके साथ में। 3 क्षेत्रक की प्राइमरी सेक्टर की बात की जाती है, सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाती है, और टर्सरी सेक्टर की बात की जाती है। तो प्राइमरी सेक्टर में जैसा कि हम लोग जानते हैं, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की बात की जाती है, दूसरा माइनिंग और खनन की बात की जाती है। सेकेंडरी सेक्टर में विनिर्माण तथा निर्माण की बात की जाती है, और यहाँ पे सेवा की बात की जाती है। तो यहाँ पे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी वाला देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। इस अभी जो आर्थिक परिदृश्य जो आप लोगों के पास प्रस्तुत किया जा रहा है, जो मैगजीन्स पेपर्स में आ रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से ये चीज देखने को मिल रहा है कि भारत में अभी
कृषि क्षेत्र ही अभी कृषि क्षेत्र में नकारात्मक ग्रोथ रेट नहीं गया है। ये अलग बात है कि कृषि का जो ग्रोथ रेट अगर हम पिछले वर्ष की बात करें, पिछले वर्ष यानी कि 2019-20 की बात करें तथा 2020-21 की बात करें तो पिछले साल प्राइमरी सेक्टर का यानी कि कृषि क्षेत्र का ग्रोथ रेट था आपको 5.2%, जो कि 2021 में 3.5% फर्स्ट क्वार्टर में जो अभी दिखाया गया है, यानी कि इसको फर्स्ट क्वार्टर में अभी दिखाया गया है कि 3.5% ये प्लस में है, तो ये एक सकारात्मक है। लेकिन ये भी जो कृषि क्षेत्र का भी जो ग्रोथ रेट है, जो बढ़ने की दर थी, इसके बढ़ने के दर में कमी हो रही है दिन प्रतिदिन। तो ये बढ़ने की जो दर है ये 2016 से ही कंटिन्यू जारी है, चूंकि भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हुए जो लोग हैं वो करीब करीब 94% है, और कृषि भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। तो जब से विमुद्रीकरण किया गया तब से काफी बड़े स्तर पे प्राइमरी सेक्टर भी प्रभावित हुए हैं, जिसका नतीजा दिन प्रतिदिन इस क्षेत्र में भी इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी हो रही है, तथा जो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए लोग हैं यानी कि जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, ये ग्रामीण परिवेशों की जो एग्रीकल्चर गुड्स है, उस एग्रीकल्चर गुड्स का जो मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य मिल नहीं रहा है। जब इनके मूल्य नहीं मिलेंगे तो ये फिर जो सेकेंडरी सेक्टर में जो उत्पादन होने वाले जो उपभोग की वस्तुएं हैं वो इनको फिर परचेज नहीं करेंगे। जब यहाँ पे ये लोग परचेज नहीं करेंगे, फिर यहाँ नहीं परचेज करेंगे, फिर सेवा का उपभोग नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि 2016 से ही हमारे देश की जो 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, उन ग्रामीण क्षेत्रों के जनसंख्या का जो डिमांड है वो 16 से काफी प्रभावित हुई है, जिसका नतीजा क्या हो रहा है? जिसका नतीजा हो रहा है कि ये ग्रामीण परिवेश के लोग ना तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का डिमांड कर रहे हैं और ना ही टर्सरी सेक्टर में उत्पादन वाले क्षेत्रों को ही डिमांड कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि दिन प्रतिदिन भारत का जो जीडीपी है वो गिरते जा रही है। यानी कि अगर भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की जो बात करते हैं तो सबसे ज्यादा टर्सरी सेक्टर का 54 से 55% योगदान है, तब 30% के आसपास इनका योगदान है, उससे जो बचता है इनका योगदान है। तो जब यहाँ पे इनका योगदान सबसे ज्यादा है और यहाँ पे डिमांड का अभाव है, टर्सरी सेक्टर में डिमांड का अभाव है, तो स्वाभाविक है कि भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि स्लो मोड से गुजरेगी, और ये चीज देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैं चर्चा करना चाहूंगा कुछ और मूलभूत तत्व के रूप में कि जो अभी जो सीएसओ ने डाटा जारी किया है कि भारत में जो कोर इंडस्ट्रीज की मैं बात करूंगा, भारत में 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। कोर इंडस्ट्रीज है 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। जैसे इसको लिस्टिंग इसका हमेशा याद रखना है, जैसे कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट, तो ये जो कोर इंडस्ट्रीज है, जैसा कि हमने जीडीपी को 3 क्षेत्रों में बांट करके दिखाया था, 3 क्षेत्र, तो इसमें जो सेकेंडरी सेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के ही ये सभी कोर इंडस्ट्री जो आते हैं सभी सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, सभी इसी का हिस्सा होते हैं। तो इस सेकेंडरी सेक्टर में मात्र एक फर्टिलाइजर ही है जिनका ग्रोथ रेट सकारात्मक है। यानी कहने का मतलब कि फर्टिलाइजर जो उर्वरक हैं, ये उर्वरक का ही ग्रोथ रेट एक सरप्लस में है, अन्यथा जितने भी यहाँ कोर सेक्टर है सब में नकारात्मक ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है, सभी में नकारात्मक ग्रोथ रेट है।
अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी को ही लेते हैं, जब कोई इंडस्ट्री चलेगा ही नहीं तो बिजली का कंज्यूम नहीं होगा, बिजली का डिमांड ही कम होगा, तो स्वाभाविक है कि बिजली का जब डिमांड कम होगा तो यहाँ पे निगेटिव ग्रोथ रेट होगा ही होगा। तो एक केवल उर्वरक ही क्षेत्र है जो कि यहाँ पे सरप्लस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस जो कोर सेक्टर है, इस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो सेकेंडरी उद्योग है, सेकेंडरी जो एरियाज है, इसमें इनका 40% के आसपास कंट्रीब्यूशन होता है, 40% कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये भारत के लिए, और ये कोरोना का कहीं इसमें प्रभाव नहीं है, कोरोना यहाँ नहीं है, अभी कोरोना इस कहीं नहीं है। ये पहले जो सरकार के द्वारा जो जीएसटी तथा जो विमुद्रीकरण किया गया है, और सरकार के द्वारा जो देश का जो माहौल है, यानी कि जो देश का जो वातावरण है, क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट की वजह से ये सब प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट का मतलब शुद्ध हवा नहीं मैं बोल रहा हूँ, क्लाइमेट मतलब कि यहाँ पे जो माहौल क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे रिलीजन को लेकर के इस तरह के जो काफी माहौल बनाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि ये सब ग्रोथ रेट में जाने के, यानी कि कोई भी इन्वेस्टर भारत में आकर के इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा है। यहाँ से सभी इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल करके, यानी कि इन्वेस्टमेंट का फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है, एक एफडीआई के रूप में होता है, एफआईआई के रूप में होता है। तो जो एफआईआई में जो पैसा लगे होते हैं वो शेयर बाजार में लगे होते हैं, एफआईआई के सारे पैसे यहाँ से लोग निकाल करके अन्य देशों में अपना पैसा लगा रहे हैं, भारत में लगाना पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मेरा ये निगेटिव में जा रहा है। और अभी कोर इंडस्ट्री की जब बात करें तो एक फर्टिलाइजर ही है, यानी कि उर्वरक ही है, जो कि एक प्लस में दिख रहा है। क्योंकि प्लस में दिखने के पीछे कारण है जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया था कि एग्रीकल्चर, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 3.4% से इसमें ग्रोथ रेट है। तो चूंकि एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर में उर्वरक का प्रयोग हो रहा है, इसलिए उर्वरक पे यहाँ पे डिमांड है, इसलिए यहाँ पे सरप्लस दिखाया गया है, सरप्लस में है। तो ये अभी ये कोर सेक्टर इंडस्ट्री का ये स्थिति है। अब सवाल आता है कि आखिर इसके पीछे क्या क्या कारण है, जो कि अभी ग्रोथ रेट निगेटिव होने का क्या कारण हो सकते हैं, जो कि हम लोग जो अभी तक भारत में ये सब जो चर्चा कर रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है ग्रोथ रेट निगेटिव होने का। और ये देश में अगर हम बात करें, देश में अभी जो नकारात्मक, तो आजादी के समय से आजादी के उपरांत तो 2-3 ऐसे वर्ष रहे हैं, जैसे कि 1956-57 यहाँ पे 1.2% नकारात्मक ग्रोथ रेट देखने को मिला था। फिर 1965 में जब देखेंगे, जब युद्ध हुआ था, उस समय 2.6% निगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला था। फिर 1979-80 में देखेंगे तो वहां भी ग्रोथ रेट -0.6% ग्रोथ रेट निगेटिव देखने को मिला था। और उसके बाद 1972-73 में फिर 72-73 में -0.6% देखने को मिला था। 1979-80 में 5.2% माइनस में देखने को मिला था। लेकिन जब से भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है 1990 के उपरांत, तब से कभी भी माइनस में ग्रोथ रेट नहीं गया है। ये फर्स्ट बार ऐसा है कि माइनस में गया है। अब इसके पीछे कारण क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट निगेटिव्स में जाने के पीछे एक कारण हो सकता है कि शॉर्टफॉल टैक्स कलेक्शंस। अब यानी कि यहाँ पे भारत में ये जो स्लो डाउन होने के पीछे ये भी कारण के रूप में देख सकते हैं, पॉइंट्स में हम ले सकते हैं कि टैक्सों का कलेक्शन का कम होना, टैक्सों का कलेक्शन का कम होना। अब टैक्स का कलेक्शन कम क्यों हो रहा है, जैसा कि अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी दिल्ली में। तो जीएसटी काउंसिल में सरकार के द्वारा राज्यों को दो तरीका सुझाए गए थे, राज्यों को दो तरीका सुझाए गए थे कि एक आप क्या करें कि आरबीआई से आप कर्ज लेकर के अपनी जो वित्तीय जो अस्थिरता हो गई है और स्थिरता को कंट्रोल करें। तो राज्य सरकारों ने इसके उल्टे में जवाब दिया, यानी कि कोई भी राज्य इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। राज्यों का कहना था कि आप खुद आरबीआई से कर्ज लेकर के
मुझे जो राशि मेरा हिस्सा बनती है उस राशि को दो। अब राशि कौन सी राशि है? तो ये जब जीएसटी कानून आया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कानून बना था, तो जीएसटी के अंतर्गत जो जो राज्यों के कर थे, राज्यों के कर थे जो कि जीएसटी में शामिल हो गए, शामिल हो गए, तो उस समय राज्यों को यह विश्वास दिलाया गया था कि जो जो कर आपका जीएसटी में शामिल हो जा रहा है, उस कर के शामिल होने से आपको जो क्षतिपूर्ति होगी, कंपनसेशन जो क्षतिपूर्ति होगी, उस क्षतिपूर्ति का हम आपको क्षतिपूर्ति के रूप में देंगे। यानी कि जो जीएसटी में कर जो शामिल होंगे, उस कर से जो आपकी प्राप्तियां हो रही थी, उस प्राप्ति को हम क्षतिपूर्ति के रूप में आपको देंगे। अभी वही मुद्दा, अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक जो हुई थी, उस बैठक में यही मुद्दा उठा था कि जो जीएसटी में जो शामिल हो गए हैं कर, जिससे राज्यों को जो हानि हो रही है, उस हानि के लिए आपने जो वादा किया था कि हम क्षतिपूर्ति के रूप में जो देंगे वो मुझे दीजिए। तो केंद्र के द्वारा क्या सुझाव दिए गए? केंद्र के द्वारा बताए जा रहे हैं, गाइडलाइन जारी किए कि आप आरबीआई से उधार ले और सस्ते दर पे आरबीआई को उधार देगी। राज्य का कहना है कि नहीं, आप खुद उधार लेकर के दे। यानी कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं राज्यों की जो वित्तीय जो निर्भरता थी, यानी कि जो वित्तीय निर्भरता थी, जीएसटी आने के बाद वित्तीय निर्भरता केंद्र के प्रति ज्यादा बढ़ गई। अब जब केंद्र के प्रति निर्भरता बढ़ गई, तो राज्यों को जो अपना एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट के लिए जो चाहिए, फंडिंग चाहिए, वो फंडिंग कम होना शुरू हो गया। तो एक ये भी कारण है कि जब निवेश नहीं होगा, यानी कि निवेश नहीं होगा तो उत्पादन कार्य नहीं होगा। जब उत्पादन नहीं होगा, यानी कि उत्पादन गुड्स एंड सर्विसेज का होगा। जब गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन नहीं होगा, तो सरकार को जो कमाई का जो जरिया है, सरकार का जो इनकम का जो सोर्स है, एक सरकार के इनकम का सोर्स है टैक्स और दूसरा सरकार का नॉन टैक्स है। तो यहाँ टैक्स में क्या होगी? कमी होगी। तो जब सरकार को टैक्स में कमी होगी, यानी कि यहाँ पे जब उत्पादन होगा नहीं, तो सरकार को टैक्सों में कमी होगी, और टैक्स में कमी होगा तो फिर नया कहीं से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और जब नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पे रोजगार का सृजन नहीं हुआ, फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो रोजगार का सृजन नहीं होगा। जब रोजगार का सृजन नहीं होगा, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तो लोग वस्तु एवं सेवा का डिमांड नहीं करेंगे। जब वस्तु एवं सेवा का डिमांड ही नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि उत्पादन मेरा क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। वही स्थिति अभी भारत में देखने को मिल रहा है कि जो जीएसटी आने के उपरांत टैक्स के कलेक्शन में कमी हो गई है, जिसका नतीजा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, उत्पादन कार्य नहीं हो रहा है, रोजगार का सृजन नहीं हो रही है, सरकार को टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही है, जिसका नतीजा है कि उत्पादन नहीं हो रहा है। और उत्पादन नहीं हो रहा तो हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन, यानी कि इकोनॉमिक श्रिंक हो जा रही है। फिर अगर हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो जैसा कि बताया जा रहा है कि 45 वर्षों का ये रिकॉर्ड टूट गया है अनएम्प्लॉयमेंट का। यानी कि 45 वर्ष पहले जिस दर, अभी जो वर्तमान में बेरोजगारी दर है, वो 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दी है। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार की जो पॉलिसी है वो रोजगार क्रिएटिव ना होकर के रोजगार गिव अप वाली नीति हो गई है, रोजगार छोड़ने वाला, जिसका नतीजा क्या है? जब रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा तो यानी कि परचेजिंग पावर नहीं होगी, डिमांड नहीं होगा। डिमांड नहीं होगा तो वस्तु एवं सेवा का फिर वो डिमांड नहीं करेंगे। जब वस्तु एवं सेवा का डिमांड नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं होगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या कारण रहा है इकोनॉमिक स्लो डाउन होने का। एक अनएम्प्लॉयमेंट भी कारण रहा है। तीसरी बात करेंगे रूरल इकोनॉमी का स्लो डाउन होना, यानी कि जो भारत में 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का मुख्य पेशा है कृषि। और कृषि क्षेत्रों में जो अभी सीएमआई का डाटा प्रकाशित हुई है, सीएमआई का जो डाटा प्रकाशित हुई है कि अभी 2019 से पहले 14 साल पहले अगर बात करें तो कृषि क्षेत्रों से जो इनकम 14 साल पहले जो होती थी वो
अभी इनकम सेम बनी हुई है। यानी कहने का मतलब है कि कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए लोगों का इनकम में वृद्धि नहीं हुआ है। जब इनकम में वृद्धि नहीं होगा तो फिर जो कृषि में लगे हुए 70% जो आबादी है, 70% आबादी है, ये कहीं ना कहीं ये जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जो उत्पादन होने वाली जो वस्तु एवं सेवाएं हैं उनका उपभोग करते हैं। तो जब इनकी परचेजिंग पावर ही नहीं रहेगी, इनकी नहीं रहेगी, तो ये मांग नहीं करेंगे, और जब मांग नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग तथा टर्सरी सेक्टर में जो उत्पादन होने वाले वस्तु एवं सेवा है वो स्वाभाविक है कि उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं होगी। तो अभी यही स्थिति देखने को मिल रहा है कि रूरल इकोनॉमी खुद प्रभावित हो गई है, जिसका नतीजा है कि भारत की इकोनॉमिक स्लो डाउन होना। फिर अगले बात करेंगे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। और इसमें एक और बात की जानकारी मैं बता दूं कि भारत की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को भी दो स्तर पे मापा जाता है, दो स्तर से देखा जाता है कि भारत की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है या कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है। तो भारत की इकोनॉमी जो है कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है। तो जब भारत की इकोनॉमी कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है तो भारत में 70% लोगों का जो कंजम्पशंस है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग जो लगे हुए हैं, जब एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो स्वाभाविक है उनको डिमांड कम करेंगे। तो एक ये भी कारण भारत के बारे में ये इंफॉर्मेशन कि भारत एक कंज्यूमर इकोनॉमी है। लेकिन वहीं चाइना की जब हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी बन चुका है, यानी कि वहां पे उत्पादन होता है लेकिन अन्य देशों में उस उत्पादित वस्तुओं को लोग उपभोग करते हैं। इसलिए वहां चाइना का अभी हम लोग जो कोरोना एक जो बहाना है हम लोग के लिए कि कोरोना की वजह से मेरा इकोनॉमी सिंक कर गया है, ये केवल बहाना है। चाइना में भी कोरोना है, चाइना से ही शुरू हुई है, लेकिन चाइना का अभी भी ग्रोथ रेट जो हमारा 23.9% निगेटिव है, वहां पे 3.4% पॉजिटिव वहां ग्रोथ रेट है। ये अलग बात है कि चाइना भी ये अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन से गुजर रहा है, लेकिन कोरोना वायरस में भी अपने को निगेटिव नहीं होने दिया, अपने देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को निगेटिव नहीं होने दिया। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो एक रैशनल लॉकडाउन शुरू, उन्होंने एक रेशनलिटी के साथ लॉकडाउन लगाया, ना कि हमारे देश के जैसा कि अचानक सभी कुछ बंद कर देना है। तो एक कारण है। फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की जब हम बात करते हैं तो भारत में अगर हम बात करें तो ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 2018 यानी कि 2018 की पहले यानी कि 2012-13 से ही भारत के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में कमी आ गई थी। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का सामान्य मतलब होता है कि आपके पॉकेट में पैसा है लेकिन आप कुछ परचेज नहीं कर रहे हैं। परचेज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जो अभी परचेज कर लेंगे फिर कल मेरे पास पैसा, इनकम को कोई सोर्स ही नहीं है, इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है जिसके वजह से हम परचेज नहीं कर रहे हैं। यानी कि सामान्य सी बात है कि हमारे कोई ऐसा सिक्योरिटी नहीं है कि हमारी इनकम फिर कल आने वाली है जनरेट होकर के कि हम अभी जो वर्तमान की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताएं को पूरा करें। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वैसी ही वस्तु को उपभोग कर रहे हैं जो अति आवश्यक है, थोड़ा सा भी लग्जरियस की तरफ कोई मूव नहीं कर रहा है। तो ये भी एक कारण के रूप में देखा जा सकता है। फिर यहाँ पे और कारण नो इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट का कम होना। तो जैसा इन्वेस्टमेंट कम होगा तो यानी कि उत्पादन प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार का सृजन नहीं होगा, और रोजगार का सृजन नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि फिर मांग में कमी होगी, मांग नहीं होगा, और मांग नहीं होगा फिर उत्पादन प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो ये नो इन्वेस्टमेंट, भारत में इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग सुनते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जो जारी किया जाता है, परीक्षा के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देख लेना है, याद कर लेना है कि वर्ल्ड डूइंग बिजनेस जो जारी किया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व बैंक ने भारत को रैंकिंग प्रदान किया कि आपका बेहतर स्थिति हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है अभी भी माहौल वो एक उत्पादन कार्य के लिए नहीं है। हमारे देश में ठीक है, हम लोग यहाँ पे माहौल को देख रहे हैं कि बहुत बेहतर माहौल है, लेकिन भारत के अन्य देशों में जितने भी समाचार न्यूज हैं, जितने भी
मैगजीन्स हैं, पत्रिकाएं हैं, न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, सभी भारत के संदर्भ में केवल यहाँ पे रिलीजियस को लेकर के जम्मू कश्मीर 370 क्या क्या राम मंदिर, यही पे वहां पे डिबेट का इशू बना हुआ है। तो जब विदेश में इस तरह का जब न्यूज प्रकाशित होंगे तो कोई भी विदेशी हमारे देश में आकर के इन्वेस्टमेंट करने से वो दूरी बनाएंगे। तो एक ये भी कारण रहा है। फिर एक टैक्स टेररिज्म की बात कर सकते हैं, फिर यानी कि करों का आतंकवाद, टैक्स टेररिज्म, टैक्स यानी कि बड़े स्तर पर टैक्स में भी जो अधिकारियों के द्वारा तथा सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर टैक्स में काफी चोरी उसको कहेंगे, काफी यहाँ पे चोरी की जा रही है। फिर अगर हम बात करें कि अभी जो भारत के इकोनॉमिक स्लोडाउन के पीछे एक जो एनपीए जो कारण है, एनपीए भी एक बहुत बड़ा कारण है। एनपीए का बढ़ना यानी कि बैंक लोन घुमा ही नहीं रहा है, बैंक लोन घुमा ही नहीं रहा है। और अभी जो वर्तमान में स्थिति है, वर्तमान में जो स्थिति है कि एनपीए ऐसा कोरोना वायरस की वजह से 20 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगा। 20 ट्रिलियन एनपीए भी हो जाने की संभावना है। 10 ट्रिलियन अभी खुद एनपीए है, 20 ट्रिलियन एनपीए हो जाएगी। मैं ट्रिलियन रुपीज में बोल रहा हूं, ना कि ट्रिलियन डॉलर के रूप में बोल रहा हूं, मैं रुपीज में बोल रहा हूं। 20 ट्रिलियन हो जाएगी अभी। तो ये सब कुछ मूलभूत कारण से है इकोनॉमिक स्लोडाउन का। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर देखेंगे कि इसकी रास्ता क्या हो सकती है, कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए सरकार क्या स्टेप्स ले रही है और क्या स्टेप्स हो सकता है। इसको आप लोग वीडियो को देखने के उपरांत आप लोग इस क्या इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, जो अभी डाटा प्रकाशित की गई है सीएसओ के द्वारा, जो निगेटिव ग्रोथ रेट है, तो क्या इनिशिएटिव्स होना चाहिए, ये अपने कमेंट बॉक्स के द्वारा हमें ये जानकारी प्रदान करें। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग फिर इसका क्या क्या इनिशिएटिव्स होना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।